Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rustam, and today I'm going to talk about self-assessment report. आज की ये जो वीडियो है ये मैं उर्दू में रिकॉर्ड करूँगा। अक्सर मेरी जो वीडियोस होती हैं जो यूट्यूब पे अपलोड होती हैं वो मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मेरा शोबा भी इंग्लिश है। लेकिन मैंने देखा है कि जो हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम चल रहा है जो 162 कॉलेजेस में चल रहा है। तो कई जो हमारे कलीग्स हैं उनको क्वालिटी के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ रहे हैं। साफ ज़ाहिर है मैं भी इसका हिस्सा हूँ और मुझे भी चैलेंजेस आते हैं और मैंने इब्तदाई ट्रेनिंग भी नहीं ली है। तो फिर भी अपने तौर पे जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम का मैनुअल है उसको पढ़ते हुए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आज मैंने ये प्लान किया है कि जल्दी से सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करूँगा और लेक्चर उर्दू में रिकॉर्ड होगा और ये क्यूईसी सीरीज़ है जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरा जो चैनल है रुस्तम्स वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश उसमें मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसका टाइटल है क्यूईसी क्वालिटी एनहांसमेंट सेल। तो कुछ वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड की हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी हो तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि हमारी आज की ये जो प्रोग्राम है जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसमें मैं किन किन उमूर के ऊपर बात करूँगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा जो हमारे सूबे में जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट कॉलेज लेवल पे लिखी जा रही है, अभी तक 15-20 कॉलेजेस ने या 15 कॉलेजेस ने वो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट कर दी हैं। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त बीएस प्रोग्राम जो कॉलेज लेवल पे चल रहा है वो तकरीबन हमारे 162 कॉलेजेस हैं जिनमें ये प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अगर हर जो कॉलेज है उसमें अगर मिनिमम 6 डिपार्टमेंट हों बीएस के और अक्सर देखा गया जैसे कि मैं एबटाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ तो हमारे 2 कॉलेजेस जो एबटाबाद के हैं उनमें हर कॉलेज में तकरीबन 13 बीएस डिपार्टमेंट चल रहे हैं। जीपीजीसी मंडियाँ, जीपीजीसी नंबर 1 एबटाबाद में 13 डिपार्टमेंट चल रहे हैं। इसी तरह जीएमसी हरीपुर में भी 13 है, मानसेरा में भी 13 है। तो लेकिन बाकी सूबे में अगर हम एवरेज भी निकाल लें तो तकरीबन 7-8 बीएस प्रोग्राम एक कॉलेज में चल रहे हैं। तो अगर हम 162 कॉलेज का डेटा निकालें तो तकरीबन ये अगर सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बनती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 15-20 सबमिट हुई हैं। इसका मतलब है ये इंतहाई चैलेंजिंग एरिया है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ये इब्तदाई वीडियो है, इसके बाद मैं हर कंपोनेंट के ऊपर फिर बात करूँगा। तो आज का जो वीडियो है ये मैं ज़ूम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 12 मई है और इस वक्त तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है और 40 मिनट्स तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स की ये वीडियो है। इसके बाद मैंने कॉलेज भी जाना है। तो आज मैं बात करूँगा सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट क्या है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, वो कौन-सा क्राइटेरिया है जो जिसको हम असेस करते हैं, यानी तकरीबन 8 क्राइटेरिया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब हम सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखते हैं तो 8 टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया वी बेस आवर असेसमेंट। फिर फॉर्मेट ऑफ सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, लेआउट क्या है। फिर इसमें प्रोग्राम टीम मेंबर्स जो होते हैं उनका रोल एंड टास्क क्या होता है। फिर जो फोकल पर्सन क्वालिटी एनहांसमेंट सेल है, जैसे मैं खुद भी फोकल पर्सन हूँ, तो हमारा क्या रोल होता है सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखने में। और इसके अलावा जो सेल्फ असेसमेंट टीम होती है यूजुअली जो हम बाहर से किसी कॉलेज से मंगवाते हैं या यूनिवर्सिटी का भी कोई नुमाइंदा आ सकता है। फिर इसके अलावा प्री रिक्विजिट्स क्या है, अगर आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखने बैठे हैं तो आपको क्या मतलब है, आपके पहले से आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मॉडल है सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट का, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन-सा मॉडल है। और ये मॉडल जो है एचईसी ने इंट्रोड्यूस कराया है 2006 में और इसके जो ऑथर हैं, वो है प्रोफ़ेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ साहब, सितारा इम्तियाज़। डॉक्टर साहब ने तकरीबन 20 साल तकरीबन हेड ऑफ़ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ़ विंडसर में काम किया कनाडा में। और इसके अलावा वो किंग फाहद यूनिवर्सिटी जो है पेट्रोलियम एंड मिनरल्स सऊदी अरेबिया, उसमें भी वो तकरीबन 5-6 साल 10 साल तकरीबन प्रोफेसर रहे हैं सिस्टम इंजीनियरिंग में। और इसके अलावा गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में भी तकरीबन 6 साल उन्होंने काम किया है।
उनका बड़ा तजुर्बा है। मैंने ये इसलिए यहाँ लिखा है, ठहरिए पहले मैं आपको जो एचईसी का मैनुअल है वो दिखा देता हूँ। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप थोड़ा होल्ड कीजिए, न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो ये आपके सामने सेल्फ असेसमेंट का मैनुअल है, जो एचईसी का मैनुअल है, ठीक है। इसको मैं आपको शो कराता हूँ थोड़ी देर के लिए बाद। ये है सेल्फ असेसमेंट मैनुअल। तो ये है जो वो मैनुअल, ये आप एक नज़र देख लें। ये लिखा है, इसके जो मेन ऑथर है वो डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब हैं। ये 2006 में लिखा गया है, ठीक है। और जो पहले मैंने जिक्र किया था एक यूनिवर्सिटी का, किंग फाहद यूनिवर्सिटी का, उनकी भी जो रिपोर्ट है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। आप उसका एक टाइटल देख लें। ये जो रिपोर्ट है किंग फाहद यूनिवर्सिटी की, गालिबन ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे होगी। चलिए मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। खैर ये तो डिपार्टमेंट की है, दोबारा मैं शेयर करता हूँ आपको रिपोर्ट इनकी। वेट अ वाइल। ये जो किंग फाहद यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है 2005 की, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये रिपोर्ट है। ये किंग फाहद यूनिवर्सिटी जिसमें डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब ने काम किया है, ये उनकी रिपोर्ट है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो ये 2005 में पब्लिश हुई है और ये 400 पेजेस पे मुश्तमिल है। आप जैसा कि ये देखें 400 पेजेस पे, इतनी बड़ी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट तो हम नहीं देख सकते हैं। ये पेट्रोलियम एंड मिनरल्स का जो डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग का, उसकी है। तो अब मैं दोबारा आपको वापस लाता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पे और हम बात करते हैं। ये जो मैंने पहले बात की है ना, मॉडल ऑफ सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, तो ये जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट मैनुअल है 2006, जो कि हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिखा है और साफ ज़ाहिर है वो लिखवाया गया है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब से। और अब्दुल रऊफ साहब का मैंने अभी बताया कि उनका जो तजुर्बा ज़्यादा है पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में था। तो इसी वाले से मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मुझे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है क्वालिटी के साथ काम करने का। एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले मैं पाकिस्तान एयर फोर्स में एरोनॉटिकल एसोसिएट इंजीनियर था और एरो इंजन टेक्नोलॉजी में मेरा तजुर्बा है। और वहाँ पे मैंने जो है फाइटर इंजन्स पे, जेट फाइटर्स पे काम किया है। तो चाइनीज़ मॉडल एरोप्लेन्स इंजन्स पे काम किया है, फ्रेंच मॉडल्स पे काम किया है और इवन के F100 इंजन जो है, जो कि जो हमारा F16 में इंस्टॉल होता है, उसकी जो पेट्रोलियम क्वालिटी उस पर भी काम किया है। तो वहाँ मुझे क्वालिटी एश्योरेंस स्क्वाड्रन होता है हमारे पाकिस्तानी फ़ोर्स में, तो वहाँ मुझे तजुर्बा है उसका। ऑल्दो कि मैं उसका पार्ट नहीं रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस के जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे, जो क्वालिटी चेक करते थे, तो ऑलरेडी मेरी उसके साथ इनिशिएशन है। ताहम 1996 में जब मेरे कमरा आया तो वहाँ मैंने बाकायदा कोर्स किया पेट्रोलियम क्वालिटी कंट्रोल का। तो जैसे कि डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब का मैंने ज़िक्र किया, वो भी पेट्रोलियम के साथ है, तो मेरा ताल्लुक भी पेट्रोलियम के साथ, क्योंकि हमारा जो इंजन है उसके अंदर JP4 जेट propulsion 4 जो हमारा फ्यूल होता है वो जलता है, तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए मुझे ये कोर्स कराया गया। तो 2 साल में पेट्रोलियम क्वालिटी इंस्पेक्टर रहा। तो हमने पेट्रोलियम के बारे में काफ़ी चीज़ें, क्वालिटी के कंट्रोल कैसे की जाती है मैंने सीखी और मुझे तजुर्बा रहा। फिर जब मेरी रिटायरमेंट 2006 में हो गई तो मैंने एजुकेशन ज्वाइन की और एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश। तो उसके बाद फिर मुझे कुछ अरसे बाद मुझे काम करने का मौका मिला। ये एक हमारी निजी एक तंजीम थी, इक्विप पाकिस्तान, यानी एम्पावरमेंट थ्रू क्वालिटी इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो तंजीम है ये एक बच्चों को कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे, छठी से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे होते हैं, उनको हम क्वालिटी के जो एथिक्स हैं उनसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि जापानीज़ आइडिया है और उससे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये जो तंजीम है इक्विप पाकिस्तान, एक्चुअली ये इस तंजीम का, ये जो ऊपर लिखी है, इसका एक चैप्टर है, ठीक है। WCTQEE, वर्ल्ड काउंसिल फॉर टोटल क्वालिटी एंड एक्सेलेंस इन एजुकेशन। तो ये एक TQM की एक फ़िलॉसफ़ी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
जिसमें जो क्वालिटी के जितने लोग हैं वो जानते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे जापानीज़ प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़ीरो डिफेक्ट पे काम कर रही होती हैं, यानी उनके अंदर ज़ीरो डिफेक्ट होता है। तो वो जो ज़ीरो डिफेक्ट्स एक तरह का होता है, उसको इंश्योर करने के लिए वो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। यानी जो फैक्ट्री के अंदर चीज़ें बन रही होती हैं, तो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और एज़ ए रिज़ल्ट क्या होता है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता। तो यही चीज़ जो है हमने एकेडेमिया पे लगाई, बच्चों के ऊपर लगाई और हम उनको जो टीक्यू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की टूल है वो लगाए गए स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर। ये इसके ऊपर मैं कभी फिर वीडियो करूँगा। ये बहुत बड़ा एक दिलचस्प एरिया है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सिखाई जाती है और उसमें टीक्यूएम के जो टूल्स होते हैं, इशिकावा डायग्राम है, पेट्रो एनालिसिस है, ये सारे हम अप्लाई करते हैं। तो मैंने ये इस स्लाइड में ये बताना चाह रहा हूँ कि लकीली कि एयरफोर्स में भी मेरा ताल्लुक क्वालिटी एश्योरेंस के साथ रहा। फिर मैं मेरे इन 2 तंज़ीमों के साथ जुड़ा रहा और अब मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ इंग्लिश का और पीएचडी का स्टूडेंट भी हूँ और मुझे कोइंसिडेंटली, एक्सीडेंटली, इंसिडेंटली, बाय चांस मुझे क्वालिटी एनहांसमेंट सेल का पोर्टफोलियो दिया गया है। तो किसी न किसी वाले से मैं क्वालिटी से जुड़ा हुआ हूँ और आज ये वीडियो कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ न कुछ अपने जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो प्रोफ़ेसर्स हैं, जो कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ इनिशिएशन हो। ठीक है जी? अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये तो मैंने अपने तजुर्बे की बात कर दी। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत क्यों है? नीड फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो जैसा कि मैंने पहले बात की प्रोसेस एंड प्रोडक्ट की, जापानीज़ प्रोडक्ट के बारे में कि उनका एक ट्रेडमार्क है कि जापानीज़ प्रोडक्ट जो है मेड इन जापान, एक बहुत बड़ा नाम है। तो साफ ज़ाहिर है वो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो क्वालिटी में क्या चीज़ कंट्रोल करते हैं? वो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। हम उनकी प्रोडक्ट्स देखते हैं मार्केट में, तो लेकिन उसके पीछे बड़ा काम होता है जो जिसे हम कहते हैं प्रोसेस। यही बात हम अप्लाई करते हैं अपने कॉलेजेस में। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ। हमारा जो बीएस प्रोग्राम है 4 साला प्रोग्राम है। तो हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके अंदर लिखा होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। हर लेसन के टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक प्रोग्राम के टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन हम कैसे चेक करेंगे ये हमारा जो प्रोग्राम है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हम बता रहे हैं या उसके जो मिशंस, गोल्स हम बता रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव हैं। उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक की जाती है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम से, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्या मार्केट में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। तो मार्केट में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमें बताएगी कि हमारा प्रोग्राम कितना इफ़ेक्टिव है। तो ये हमारा जो फोकस होता है वो लर्निंग पे होना चाहिए, ना कि टीचिंग पे। क्योंकि टीचिंग तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या लर्निंग हो रही है, वेदर लर्निंग इज हैपनिंग। तो सॉरी उसके लिए लर्निंग आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग आउटकम हम कैसे चेक करते हैं? प्रोडक्ट्स। जब हमारे बच्चे बीएस इंग्लिश करके, बाकी लोग अपना अपना करेंगे, जब मार्केट में जाएंगे, क्यों मार्केट की जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो जहाँ लेट्स से स्कूल्स हैं, करिकुलम डिज़ाइन की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, लेट्स से हमारा एक आई टेफल है, टिसोल है। अच्छा, हमारा ये जो टेस्ट होते हैं, टोफल टेस्ट है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सॉरी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, या हमारा आईएलटीएस होता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। वहाँ उनकी चेक चेक किया जा रहा है, या वो किसी स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और उनको कहा जाता है बच्चों की राइटिंग चेक करें, असेस करें, बच्चों की स्पीकिंग असेस करें। तो क्या वो ये कर रहे हैं? कर सकते हैं। अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो लोग कहेंगे ये जो प्रोडक्ट है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आई है या किसी यूनिवर्सिटी से आई है, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में जहाँ पे ये प्रोडक्ट तैयार हुई है, यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसका जो प्रोसेस था वो ठीक नहीं हुआ है। इसके ऊपर 4 साल ठीक तरह काम नहीं किया गया। इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है उसके अंदर जो फॉल्ट होता है वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का फॉल्ट नहीं है, वो प्रोसेस का फॉल्ट है। यानी वो टीचर्स का फॉल्ट है, टीचिंग मेथोडोलॉजी का फॉल्ट है, उस कॉलेज का फॉल्ट है, उस अदारे का फॉल्ट है, उस प्रोग्राम का फॉल्ट है जिसके तहत इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं कॉलेजेस में, उनको हम चेक करें, उनकी असेसमेंट करें, देखें क्या क्या ये हमारी जो प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रोग्राम को सेल्फ असेस करें, बाहर से कोई ना आए, हम खुद इसको सेल्फ असेस करें। ये इसकी एक नीड है। अच्छा, जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं किसी प्रोग्राम की, बीएस प्रोग्राम की, उसका हमें फ़ायदा क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट जो है इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एकेडमिक क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए, फाइनेंशियल क्वालिटी भी होती है चीज़ों की, मैकेनिकल क्वालिटी भी होती है, उनकी परफॉर्मेंस क्वालिटी भी होती है। एकेडमिक क्वालिटी का मतलब ये है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, बीएस प्रोग्राम्स हैं कॉलेजेस में,
इनको हमने चेक करना है कि उनकी क्वालिटी ठीक है, क्या वो ठीक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। एंड इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इनिशिएट एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। जब हमें पता चलेगा जो हमारे बच्चे मार्केट में जा रहे हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो बीएस प्रोग्राम है, चाहे वो मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, उसको हम चेंज करेंगे, उसके अंदर हम चेंजेस लाएंगे। और जो हमारे जो टीचर है उनको भी एक फीडबैक मिलेगी, हमारी इंतजामिया को भी फीडबैक मिलेगी, प्रिंसिपल साहब को भी फीडबैक मिलेगी। प्रिंसिपल साहब फिर यूनिवर्सिटी को लिखेंगे, हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन है उसको लिखा जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता हम मिल के अपने जो प्रोग्राम्स हैं बीएस प्रोग्राम उनमें चेंजेस लाएंगे। अगर हम पढ़ाते रहे और हमने उसको असेस ना किया तो रिजल्ट ये निकलेगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जब हम सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर कौन से क्राइटेरियंस होते हैं जिनको हम चेक करते हैं। 8 क्राइटेरियंस हैं। मैं जल्दी से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये वीडियो है 35 मिनट्स की है, ये खत्म जूम पे रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद मैं फिर वीडियोस करूँगा छोटी छोटी, और इनके ऊपर हम बात करते रहेंगे। अच्छा, अब क्राइटेरिया नंबर 1 ये होता है कि प्रोग्राम मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। जो आपका बीएस प्रोग्राम है, चाहे वो इंग्लिश का है, कोई भी प्रोग्राम है, उसके क्या उसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम लिखे हुए हैं। तो आपने चेक करना है अपने प्रोग्राम को। अगर नहीं लिखे हुए हैं तो उसके ऊपर आपने रिपोर्ट करनी है, आपने बताना है कि नहीं लिखे हुए हैं। करिकुलम डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन, बीएससी इंग्लिश जैसे मैंने अपना लिखा हुआ है। तो अब देखना है जो करिकुलम डिज़ाइन है, जो यूनिवर्सिटी ने आपको करिकुलम दिया हुआ है, क्या वो एचईसी की गाइडलाइंस के मुताबिक है, या एचईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट, कोर रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहा है। अच्छा, उसमें जो सोशल साइंसेज के एलिमेंट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो आपने खुद अपने प्रोग्राम को टीम बना के सेल्फ असेस करना है और उसके ऊपर रिपोर्ट करनी है, और रिपोर्ट में लिखना है आपने। फिर अगर आप साइंटिफिक बेसिक साइंसेज के आपका कोई शोबा है, जैसे बीएस फिजिक्स है, बीएस केमिस्ट्री है, देयर आर सो मेनी फील्ड्स, उनकी लेबोरेटरीज, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज कितनी हैं। अच्छा, स्टूडेंट सपोर्ट एंड एडवाइजिंग, स्टूडेंट के बारे में आपका उसको क्या सपोर्ट मुहैया की जा रही है, उसको कितना डिजिटल एक्सेस है, लाइब्रेरीज कितनी उसको अवेलेबल है, उसको उसकी ग्रीवेंसेस कैसे सेटल किए जा रहे हैं, इसके ऊपर आप रिपोर्ट करें। प्रोसेस कंट्रोल, वही बात है जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस जो बच्चा तैयार हो रहा है स्कूल में, कॉलेज में, उसके ऊपर जो प्रोसेस कंट्रोल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फैकल्टी, टीचर जो है वो कितने केपेबल है, कितने कॉम्पिटेंट हैं, उनकी सीरीज लगी हुई हैं, उनका वर्कलोड क्या है, स्टूडेंट और टीचर रेशो क्या है, कितने स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। अच्छा, उन्होंने कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस दी है, उनकी एवेल्यूशन कैसी है। अच्छा, उनके बारे में ये है कि उनकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है आपके डिपार्टमेंट में या नहीं हो रही है। अगर वो हाईली स्किल्ड हैं तो उनको रिटेंशन का क्या तरीका है आपका। ये सारी बातें आपने मेंशन करनी है सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में। फिर इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल हैं आपके डिपार्टमेंट को इसमें आपने लिखना है कि जैसे हम, मेरा डिपार्टमेंट है इंग्लिश, तो मैंने बताना है बीएस इंग्लिश का जो डिपार्टमेंट है उसको कितनी जो है सपोर्ट है हमारे कॉलेज की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से। ये हमारा मेन क्राइटेरिया है, ठीक है। अब जब आप सेल्फ असेसमेंट बोर्ड लिखने बैठते हैं तो जहन में पहला सवाल ये आता है कि उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अक्सर ये मसला आता है, जैसे मैं भी जब लिख रहा था पहली दफ़ा, साहब ज़र हमारे प्रोग्राम टीम मेंबर्स ने लिखी है, लेकिन साहब ज़र मैंने उनको इनपुट दी है, चूँकि मेरी अपनी ट्रेनिंग नहीं है और मैंने सारा कुछ खुद ही किया है DIY थ्योरी की तहत, डू इट योरसेल्फ। और लिहाजा मुझे भी काफ़ी मसला बना है इसको लिखते हुए और या गाइड करते हुए। तो मैंने जो रिपोर्ट लिखी है अपने डिपार्टमेंट की, जो आपने पीटीएम के साथ मिलकर लिखी है, प्रोग्राम टीम मेंबर के साथ, वो उसका ये फॉर्मेट है। टाइटल पेज दिया है मैंने, फॉरवर्ड यानी एक दिबाचा दिया है जो कि हमारे एचओडी ने दिया है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप दें उसके अंदर। डिपार्टमेंट जो आपका बीएस इंग्लिश है या बीएस जो भी डिपार्टमेंट, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दें। उसके अलावा टाइम लाइन बताएं, प्रोसीजर बताएं, आपने ये सेल्फ असेसमेंट कैसे की है। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा कुछ। फिर ले आउट ऑफ सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, यानी उसके सेक्शन कितनी है, चैप्टर्स कितने हैं, उसका एक पेज लिखें आप, ताकि रीडर जो है जब आपकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट को पढ़े तो उसको आइडिया होता जाए, वो समझता जाए क्या चीज़ वो पढ़ रहा है। फिर एक एक करके जितने आपके क्राइटेरिया होते हैं अलॉन्ग विद स्टैंडर्ड्स, हर क्राइटेरिया के अंदर स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। और साफ ज़रा उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको डेटा चाहिए होगा, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। फिर आखिर में जो अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिसीज होते हैं, वो आप बयान करेंगे। अच्छा, फैकल्टी की सीवीज लगी होनी चाहिए अपेंडिक्स में। और फिर जो आपकी असेसमेंट टीम है जिसने आपके प्रोग्राम को असेस किया है, उसके पास एक चेक लिस्ट होती है। जब वो आपके कॉलेज में विजिट करते हैं तो ये असेसमेंट चेक लिस्ट पहले आप उनको भिजवाते हैं, ठीक है। जब आपने रिपोर्ट लिख लेते हैं, उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, और उसके बाद आप जब इनवाइट करते हैं किसी फॉरेन, यानी फॉरेन का मतलब होता है एक्सटर्नल, यानी आपके कॉलेज से बाहर का कोई एक्सपर्ट हो,
जैसे मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ, मैं इंग्लिश की मैंने असेसमेंट जो है की है, तो लिखी है अपने पीटीएम के साथ मिलकर। तो हमने बाहर से जो 2 एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, तो उनको आप पहले एक चेकलिस्ट भेजते हैं, सर ये चेकलिस्ट है, इसके मुताबिक आके आप हमारे डिपार्टमेंट को चेक करें। वो आके जब चेक करते हैं, तो वो उसको टिक मार्क करते हैं, वो असेसमेंट आपने रिपोर्ट का हिस्सा बनानी है, ठीक है? इसके अलावा वो ग्रेडिंग भी करते हैं, आपका ग्रेडिंग रूब्रिक होती है उनके पास, और वो भी मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी देर बाद, वो भी लगी होनी चाहिए आपकी इस रिपोर्ट में। अच्छा, जब वो ग्रेडिंग रूब्रिक आ जाती है असेसमेंट टीम की तरफ से, चेकलिस्ट उनकी टिक मार्क हो जाती है, तो फिर आप एज़ ए फोकल पर्सन क्वालिटी असेसमेंट आप एक एग्ज़ेक्टिव समरी लिखते हैं, और क्योंकि वो डेटा जो चेकलिस्ट के अंदर होता है या रूब्रिक के अंदर होता है, वो काफ़ी टेक्निकल होता है। आप उसको एक ऐसे की फॉर्म में छोटी-सी समरी लिखते हैं, और फिर आप प्रिंसिपल साहब को सबमिट करते हैं कॉलेज में, और फिर आपका जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है, आपके एचओडीज़ डिपार्टमेंट के होते हैं, वो भी आ जाते हैं, और उसके बाद उसको आप ब्रीफ करते हैं। फिर जो प्रोग्राम टीम मेंबर्स होते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन आप प्लान करते हैं। ये मैं आगे जाके बताऊँगा। ये है जी फॉर्मेट। अब मैं आपको एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट दिखाता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपको आइडिया हो कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट है क्या ना। अब मैं न्यू शेयर करूँगा। अ, न्यू शेयर में हम जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट की, ठीक है? तो अभी से जल्दी से चलते हैं। ये एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। अभी मैं आपको शो करूँगा। ये देखिए आपके सामने मैंने एक रिपोर्ट शो कर रहा हूँ, हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये 120 पेजेस की एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट है, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वेलियां के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ने लिखी है। ये टाइटल पेज आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बता रहा था आपको। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम 1 2021, क्योंकि अभी ये 2 साल बाद फिर होगी, 2023 में होगी, तो मैंने वॉल्यूम 1 इसको कह दिया है, नेक्स्ट इसको हम वॉल्यूम 2 करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम टीम मेंबर्स हैं, जिन्होंने मिलकर मेरे साथ मिलकर ये रिपोर्ट लिखी है। इसमें प्रोफेसर इमरान है, प्रोफेसर ज़ाहिद अली खान है, और ये 2 हमारे पीटीएम्स हैं, प्रोग्राम टीम मेंबर्स हैं। ये हमारे सुपरविजन की गई है, हमारे जो एचओडी हैं सर नवाजिश, उन्होंने सुपरवाइज़ किया इसको, और ये रिपोर्ट मुझे सबमिट हुई है। चूँकि मैं खुद भी इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ, तो एक तरह से हमने मिलकर ये लिखी है। असूली तौर पे ये होता है कि पीटीएम इसको लिखते हैं, ठीक है? और इसको फिर क्यूईसी को सबमिट किया जाता है, और जैसा कि हमारे कॉलेज में क्यूईसी सेल का इंचार्ज मैं खुद हूँ, तो ये मुझे सबमिट हुई है, मैंने इसको रिव्यू किया है। मैंने रिव्यू भी किया है, और मैं इसके ऑथरिंग में भी था। उसके बाद जो असेसमेंट टीम है, ये हमारी बाहर से आए हैं, जो नंबर 1 कॉलेज है एबटाबाद, वहाँ से प्रोफेसर सईद अमजद अली शाह साहब आए हैं, और मुबशर आतिफ साहब जीपीसीसी मंडिया से हमने बुलाए हैं, तो उन्होंने आके हमारे प्रोग्राम को असेस किया है। ये टाइटल पेज है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं नीचे, ये बॉटम पे हेडर एंड फुटर लगाया है मैंने, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट 2021 वॉल्यूम 1 डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए। ये हर पेज पे आपको दिखेगा। ये फॉरवर्ड है जो हमारे एचओडी ने लिखा है, साफ ज़ाहिर है मैंने भी उनकी हेल्प की है, और हमने मिल के लिखा है। एक दबाचा है। उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने दिए हैं सारे, ताकि जो बंदा इसको पढ़े रिपोर्ट को, आगे पेज नंबर मेंशन है, ठीक है? टाइटल पेज, फॉरवर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट एक्सेट्रा। ये स्टैंडर्ड्स हैं, सेक्शंस हैं, सेक्शन का मतलब क्राइटेरियंस हैं। ये प्रोग्राम मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। ये स्टैंडर्ड 1-1, स्टैंडर्ड 1-2। ये पहला 1 जो होता है, ये बताता है क्राइटेरियन, और ये आगे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है? हर जो क्राइटेरियन है, उसके नीचे जो है ना, हमने स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं, आप देख सकते हैं। और अब ये देखें अपेंडिसेस, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोग्राम जो एचईसी की तरफ से होती हैं। आपने देखना है कि एचईसी ने क्या आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई है, यूनिवर्सिटी ने बीएस इंग्लिश या बीएस मैथमेटिक्स के लिए क्या चीज़ अडॉप्ट की है। फिर असेसमेंट टीम जब आती है, उसकी मार्क चेक लिस्ट देखें, 95 पेज पे आप देख सकते हैं। असेसमेंट टीम ने जो हमें ग्रेड किया है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट को 73 मार्क्स दिए गए हैं, इसका मतलब काफ़ी डेफिशिएंसीज हैं, वो उन्होंने पॉइंट आउट की हैं, तो वो आखिर में आप देख सकते हैं। फिर जो मैंने एज ए फोकल पर्सन क्यूसी एग्जेक्टिव समरी लिखी है, वो मेंशन है। और असेसमेंट रिजल्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जो कि हमारे जो प्रोग्राम टीम मेंबर्स हैं, जब उनको मैंने समरी बताई, तो उसके बाद उन्होंने एक प्लान दिया कि ये डेफिशिएंसीज वो कितने अरसे में रिमूव करेंगे। अब साफ ज़ाहिर है हमारे पास 2 साल का टाइम है, नेक्स्ट जो असेसमेंट है 2 साल बाद होनी है, तो इस दौरान हम जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको रिमूव करेंगे, जो हमारी डेफिशिएंसीज है। अपेंडिक्स बी हमने रिपोर्ट का हिस्सा बनाया, जिसमें फैकल्टीज़ की रेज्यूम्स शामिल की, सीवीज शामिल की गई हैं। फिर अपेंडिक्स सी में हमने जितने सर्वे किए हैं, एम्प्लॉयड सर्वे, ये हम आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये हमारी रिपोर्ट है। अब जल्दी जल्दी मैं स्क्रॉल करता हूँ। ये देखें, डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पे, और ये हमारी टाइमलाइन है। टाइमलाइन आप जल्दी से देख सकते हैं कि हमने ये प्रोसेस इनिशिएट किया है जनवरी 2021 में, और किसने इनिशिएट किया है? प्रोग्राम टीम मेंबर्स ने। फिर इसकी कंप्लीशन हुई है फरवरी 2021 में, 1 माह के अंदर अंदर कंप्लीट किया है पीटीएम ने। साफ ज़रा उनको मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है।
और चूँकि हमारा डिपार्टमेंट ही इंग्लिश है तो हमने मिल के ये सारा काम किया है। इसके बाद रिव्यू ऑफ एससीआर वो मैंने खुद अकेले में किया है। 8 मार्च को मैंने ये पूरी रिपोर्ट जो है उसको मैंने पढ़ा है और इसके अंदर जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो दोबारा रिमूव करवाई हैं उनसे और उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल साहब को सबमिट की है रिपोर्ट। प्रिंसिपल साहब जो हमारे हैं प्रोफेसर ihsan रहीम साहब उन्होंने फिर मैंने मशावरत उन्होंने मुझसे पूछा किसको बुलाया जाए? यूनिवर्सिटीज़ को बुलाया जाए? तो मैंने कहा यूनिवर्सिटीज़ की बजाय हम क्या करते हैं अपने ही डिपार्टमेंट से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज सेक्टर से 2 टीम बुलाते हैं। तो हमने फिर उनको टीम बनाई, उनको इन्फॉर्म किया, वो हमने उनको लिखा और फिर टीम में शामिल थे जो अभी आपको बताते हैं उनको हमने लिखा और वो टीम फिर हमारे कॉलेज आई 20 मार्च को। ठीक है? मैंने उनकी विज़िट अरेंज की और उसके बाद उस टीम में शामिल थे सैयद अमजद अली, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंग्लिश के और मुबशर आतिफ साहब हैं। तो 27 मार्च को वो जीडीसी एरिया में तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमारे जो उस मीटिंग में शामिल थे सारे लोग उसमें पीटीएम्स भी थे, एचओडी भी शामिल थे, मैं भी बैठा था। हम सब ने उन्होंने सबको उनको विज़िट कराया हमने, जगह-जगह घूमे, लाइब्रेरी देखी, हमारी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट देखी और उसके बाद उन्होंने चेकलिस्ट की मदद से उसको टिक मार्क किया और फिर ग्रेडिंग उसकी की, ठीक है? तो ये सारा कुछ उन्होंने हमें करने के बाद जब 20 मार्च को वो आए थे, तो ये वो करके गए। और जब दोबारा आए 1 हफ्ते के बाद तो आज इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, यानी चेकलिस्ट वापस की हमें, उसके बाद ग्रेडिंग जो उन्होंने की थी वो वापस की और हमें ब्रीफ भी किया कि ये आपकी डेफिशिएंसीज़ हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या किया एक रिपोर्ट लिखी, छोटी-सी समरी लिखी, वो मैंने 3 अप्रैल को प्रिंसिपल साहब को सबमिट की, ठीक है? और उसके बाद फिर हमारी एक जो मीटिंग दोबारा हुई कि डिपार्टमेंट के जो प्रोग्राम टीम मेंबर्स थे, ये नाम लिखे हैं, उन्होंने अपना एक प्लान दिया कि कैसे वो अगले 2 सालों में जो डेफिशिएंसीज़ हैं डिपार्टमेंट की वो रिमूव करेंगे। वो प्लान जो है उन्होंने सबमिट किया, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, अपेंडिक्स ए पे आप देख सकते हैं पेज 105 पे। और फिर मैंने वो जो रिपोर्ट है सारी मैंने क्यूईसी को क्वालिटी एश्योरेंस जो हमारा सेल है उसको सबमिट कर दी। अब दोबारा जो मैंने इसमें लिख दिया है कि जनवरी 2023 में हमारी दोबारा ये सेल्फ असेसमेंट होगी 2 साल बाद। तो ये है टाइमलाइन। इसके बाद ये आप देख सकते हैं मैंने लेआउट बनाया है इसका अपने पीटीएम से मिलकर प्रोग्राम टीम मेंबर से मिलकर ये आपको पता चल सकता है ये हमारा लेआउट है। उसके बाद ये देखें पहली सेक्शन हमारी स्टार्ट हो गई है क्राइटेरियन 1 प्रोग्राम मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। तो इसके बाद आप आगे देखेंगे इसके अंदर जो 4 क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स हैं 1 2 3 4 वो आगे बयान होंगे। अब मैं दोबारा आपको ये आखिर तक मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप थोड़ा सा देख लें। ये अच्छा ये जो चीज़ हाईलाइट की गई है आपके सामने, ये जो है ना, अब ये एचईसी का जो मैनुअल है उससे मैंने पिक किया है कि एचईसी क्या चाहती है कि रिपोर्ट के अंदर क्या-क्या हो, ठीक है? स्टैंडर्ड 1-2 में क्या-क्या होना चाहिए। तो इसके तहत हमने क्या किया है, नीचे हमने फिर अपना जो रिस्पॉन्स है, यानी हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट है, तो हमने उसका रिस्पॉन्स लिखा है। मसलन इसमें स्टैंडर्ड 1-2 में जो-जो कुछ कहा गया है, उसको हमने यहाँ पे दर्ज किया। हमारे रिस्पॉन्सेज़ यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे ये ग्रेजुएटिंग सीनियर्स, अलुमनाई एंड एम्प्लॉयर्स के बारे में हमने लिखा है कि द प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स येट, हेंस नो सच सर्वे हैज सो फार बीन कंडक्टेड। तो यानी ये जो आपको इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स सा बना हुआ नजर आ रहा है, तो ये क्या है, एचईसी का जो मैनुअल है उसकी इंस्ट्रक्शंस दर्ज की गई हैं यहाँ पे, ठीक है? इवन इसलिए हमने लिख दी है कि नेक्स्ट जब कोई बंदा लिखे तो उसको बार बार ढूंढना ना पड़े कि क्या करना क्या है। क्योंकि आप अगर ये लिख देते हैं, ये वाला लिख देते हैं, तो फिर नेक्स्ट जब 2 साल बाद आप इस कॉलेज में नहीं होंगे तो कोई दूसरा आएगा, उसे समझ नहीं आएगी ये किस चीज़ का जवाब है। तो हर बंदे को पता हो कि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 1-3 और इसके अंदर ये चीज़ें हैं और इसको हमने जवाब लिखना है। तो उस जवाब लिखने के लिए फिर आगे ये जवाब लिखा हुआ है तो उसको पता चलता जाएगा। यानी ये इसलिए आपका ज़रूरी है कि आप मेंशन करें, पूरा ये मेंशन करें। बेशक आपकी रिपोर्ट जो है बड़ी हो जाएगी लेकिन ये आपका मेंशन हो यहाँ पे, ताकि 2 साल बाद आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, कोई और बंदा रिपोर्ट लिख रहा है तो उसे पता चले ये स्टैंडर्ड 1-1 में ये रिक्वायरमेंट्स थी और ये डिपार्टमेंट ने इसका जवाब लिखा है नीचे ना, देखें ये। जैसे कि स्टूडेंट एनरोलमेंट उन्होंने पूछी है, तो उसका पता होना चाहिए कि आपको कि ये पहला जैसे हमारा फाल 2017-1 में बैच 1 आया है, तो उसमें 35 बच्चे थे। अब ये बच्चे 8वें सेमेस्टर में पहुँच गए हैं, तो इस वक़्त ये 26 है, बैच 1 सेमेस्टर 8 और टोटल हमारी पॉपुलेशन इस वक़्त स्प्रिंग 2021 में 100 स्टूडेंट्स है। ये इनका एवरेज सीजीपीए लिखा हुआ है। ये बैच 4 है, इनका 2.7 एवरेज जीपीए। ये बैच 3 है हमारा, इसका लिखा हुआ है सीजीपीए, ये सामने लिखा हुआ है। ये बैच 2 है हमारा, इसका सीजीपीए लिखा हुआ है और ये बैच 1 है, इनका सीजीपीए लिखा हुआ है। सॉरी, सीजीपीए भी आप कह सकते हैं, जीपीए भी कह सकते हैं। तो इन चारों को मैंने जमा करके 4 पे डिवाइड करके ओवरऑल 2.96 निकाल दिया है। ये हमारी फैकल्टी है, 4 रेगुलर टीचर हैं, 4 हायर टीचर हैं। ये हमारी फैकल्टी की रेशियो है, स्टूडेंट रेशियो, यानी 1
टीचर जो है 15 बच्चों को हैंडल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आखिर में चलते हैं, जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। इस रिपोर्ट के आखिर में ये 120 पेज की रिपोर्ट है। ये देखिए आप, अभी इसके थोड़ा सा ये मूव कर रहा है, टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें आप। ये देखिए, इसमें मैं आपको चेक लिस्ट बताना चाहता हूँ। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो भी करेंगे, क्योंकि वीडियो हर सेगमेंट के ऊपर वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ जो है डिमांड करती है कि आप तफसील से इसके ऊपर बात करें। ठीक है, ये अपेंडिक्स हमारे चल रहे हैं, अपेंडिक्स अभी आना शुरू हो गए हैं। तो ये अभी देखें, ये है वो ग्रेडिंग रूब्रिक, ये जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था ग्रेडिंग रूब्रिक का, वो ये है। ये असेसमेंट टीम ने हमें हर क्राइटेरियन के अगेंस्ट मार्क्स दी हुई हैं। प्रोग्रामेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स में ये 5 में से 4 मार्क्स दिए हैं, टोटल 24 है। इसकी वेटेज जो है ना वो 4 बनेगी। ठीक है, यानी 0.05। इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ ये वेटेज क्या चीज़ है और कैसे हमने ऑटोमेटिक कैलकुलेट की है। करिकुलम की वेटेज रखी गई है 20% टोटल, यानी 100 में से। ठीक है, इसी तरह हमारे 8 क्राइटेरिया, इसकी 10% रखी गई है लेबोरेटरीज़ की। इंग्लिश डिपार्टमेंट में तो लेबोरेटरीज होती भी नहीं है। और स्टूडेंट सपोर्ट एंड एडवाइजिंग के 10% टोटल वेटेज है, 100 में से 10% रखा गया है। इस तरह ये आखिर में आप देख सकते हैं फैकल्टी का 20% रखा गया है। और आखिर में आपको बताता हूँ टोटल स्कोर जो है 73.73% इंग्लिश डिपार्टमेंट को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब मैं दोबारा आपको वापस लेके जाता हूँ पावर पॉइंट में, क्योंकि जल्दी से हमने ख़त्म करना है इसको, फिर हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे। न्यू शेयर में जाते हैं। अच्छा, सैंपल आपने देख लिया कि ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी। और अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, रिक्वायर्ड डेटा। आपको मैंने जैसा कि पहले बताया कि इस सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में 8 क्राइटेरियंस हैं, क्राइटेरिया है हमारा। ठीक है, और 8 क्राइटेरिया के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। जब आप लिखने बैठते हैं तो मसलन पहली बात है, आपके पास स्कीम ऑफ स्टडीज़ होनी चाहिए। जो आपका 4 साल प्रोग्राम है उसका एक तकरीबन 40-50 पेजेस की स्कीम ऑफ स्टडीज़ होती है, या आप जिसको हम करिकुलम भी कह सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास होता है। जैसे हम एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट का, जो कि 2018 में रिवाइज भी किया है उन्होंने, और उसके अंदर काफ़ी चेंजेस लाई हैं। अब उसका जो क्रेडिट आ रहा है 130 है, तो वो आपके पास होना चाहिए। क्राइटेरियन 2 जो है आपका, उसमें आपने यहाँ से रिस्पॉन्स देने हैं। फिर आपके डिपार्टमेंट में प्रोग्राम फाइल और स्टूडेंट फाइल मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट्स चाहिए। आप बार बार कंट्रोलर ऑफिस न जाएं, आपकी अपनी प्रोग्राम फाइल जो होती है उसके अंदर आप कम्युलेटिव रिजल्ट पुट करते हैं स्टूडेंट्स का, या स्टूडेंट फाइल जो होती है उसके अंदर उनकी सीवीज का एक बना होता है बैक पेज। इसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ से आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट डेटा पता चलता है, कितने ड्रॉप हो गए हैं, कितने प्रोबेशन पे हैं, तो वो सारी डिटेल आपको इन 2 फाइल से मिलती हैं। अगर आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम फाइल और स्टूडेंट फाइल मेंटेन करनी चाहिए। इसके अलावा फैकल्टी फाइल होती है डिपार्टमेंट में, गवर्नेंस इसे हम कहते हैं, उसमें आपको सीरीज चाहिए होती हैं। 6.1 क्राइटेरिया नंबर 6 स्टैंडर्ड नंबर 1, वहाँ पे आपको ये डेटा चाहिए। अगर आपके पास स्टूडेंट फैकल्टी की सीरीज नहीं है तो आप रिपोर्ट में कैसे उसको इंसर्ट करेंगे, तो ये पहले से आपके पास होना चाहिए। फिर आपका जो स्टूडेंट कोर्स एवेल्यूएशन है, हर सेमेस्टर में जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं हम स्टूडेंट से एवेल्यूएशन करवाते हैं उनकी। ठीक है, एवेल्यूएशन फीडबैक मैकेनिज्म, तो ये सारा जो जुड़ा हुआ है खाता क्वालिटी एनहांसमेंट सेल का। क्वालिटी एनहांसमेंट सेल के 4 बड़े कंपोनेंट हैं। इसमें एक कंपोनेंट होता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, तो जिसमें 5-6 किस्म के परफॉर्मेंस है, एवेल्यूएशन है। इस एक हमारा कंपोनेंट होता है गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसमें स्टूडेंट फाइल होती है, फैकल्टी फाइल होती है, प्रोग्राम फाइल होती है, कोर्स फाइल होती है। फिर एक हमारा प्रोग्राम होता है सेल्फ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम, और आखिरी प्रोग्राम हमारा होता है मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर द कॉलेज। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, मरबूत हैं। तो आप अगर अपने क्वालिटी इन्वेस्टमेंट सेल जो है आपका कॉलेज में है, उसकी गाइडेंस की मदद से हर एचओडी और हर प्रोग्राम टीम मेंबर अपने अपना जो एकेडमिक ऑडिट है उसको इंश्योर करें, उसके लिए चीज़ें फाइल वर्क करें। और ये अब बहुत ज़रूरी हो गया, आइंदा जो आने वाला वक्त है वो क्वालिटी के गिर्द घूमने वाला है। ठीक है, अब आप बच्चों के जो नंबर्स हैं, ग्रेड्स हैं, मतलब 1100 में से 1000 नंबर ले लिए बच्चे, ये नहीं देखा जाएगा। अब जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, उसकी कॉम्पिटेंस है, उसके लर्निंग आउटकम्स है, वो कितना परफॉर्म कर सकता है मार्केट में। तो उसके लिए इसी तरह आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इस चीज़ पे होगी कि आपने क्वालिटी कितनी इंश्योर की हुई है। ठीक है, अब क्वांटिटी से हट के नया पैराडाइम आ रहा है, क्वालिटी की तरफ आ रहे हैं हम।
तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना पड़ेंगी अभी। इसके अलावा कोर्स एवैल्यूएशन के लिए जो स्टैंडर्ड 1 है, सारा क्राइटेरियन 1 है, उसका स्टैंडर्ड 4 है, उसके लिए आपको डेटा चाहिए। स्टूडेंट टीचर एवैल्यूएशन आपके पास होनी चाहिए, या टीचर एवैल्यूएशन जो हम कराते हैं उसका रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए। फैकल्टी कोर्स रिव्यू, ये भी हम करवाते हैं फैकल्टी से। हर सेमेस्टर के एंड में हम फैकल्टी से पूछते हैं कोर्स में कोई चेंज चाहिए, कोर्स जो आपने पढ़ाया है क्या वो मैनेजेबल है, इसको चेंज करें या ना करें, ये सारा आपको चाहिए। फैकल्टी सेटिस्फेक्शन सर्वे आपके पास डेटा होना चाहिए, 1.4 में आपको लिखना है, 6.3 में आपने लिखना है। एम्प्लॉयर सर्वे सर्वे कि जब आपका बच्चा बच्ची जो है मार्केट में जाते हैं, पढ़ाते हैं या काम करते हैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप उनसे सर्वे कराते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है आपके पास आई है वो कितना परफॉर्म कर रही है, वो सर्वे आपको चाहिए होता है। जैसे कि इस वक्त हमारे जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है इसकी अभी हमारी अभी नहीं हुई है वो रिपोर्ट, तो अभी इसका सर्वे हमने यहाँ मेंशन किया है, नहीं है हमारे पास। इसके अलावा जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट होते हैं, जब वो निकल रहे होते हैं आपके कॉलेज से 4 साल पढ़ के, आप उनसे सर्वे कराते हैं, उनसे पूछते हैं प्रोग्राम के अंदर क्या-क्या खामियाँ हैं, आप क्या चेंजेस चाहते हैं। तो उनकी राय को आपने सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में शामिल करना है, खास तौर पर क्राइटेरियन 1 स्टैंडर्ड 2 में। इसे अलमनाई सर्वे, अगर आपके जो शागिर्द हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मार्केट में काम कर रहे हैं 5-10 सालों से, तो आप उनको उनसे सर्वे कराते हैं, कहाँ-कहाँ वो इस वक़्त गए हैं, उनके फ़ोन नंबर आपके पास होने चाहिए, उनके ईमेल्स आपके पास होने चाहिए, उनका डेटा इकट्ठा होना चाहिए, उनसे आप सर्वे कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, जिस प्रोसेस से आप निकल कर गए हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव है, आप समझते हैं इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। उनकी जो फीडबैक है वो आपने सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट का हिस्सा बनानी है। इसी तरह आपके पास जो असेसमेंट टीम आई है, एटी असेसमेंट टीम, उसकी जो मार्क चेकलिस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, वो आपने रिपोर्ट का डेटा शामिल करना है। और आखिर में ग्रेडिंग रूब्रिक, जिन्होंने आपको मार्क्स दिए हैं असेसमेंट टीम ने, वो आपका ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ें जो है आपके पास होंगी तो फिर आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिख सकेंगे। अब आते हैं कि एक एक करके, क्योंकि वीडियो का टाइम भी तकरीबन करीब पहुंच चुका है, तो मैं अब ऐसा करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मज़ीद हम ये करेंगे कि एक एक क्राइटेरियन के ऊपर हम अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, सिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं, जो गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में पढ़ा रही हैं या कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, हमने एक दूसरे को असिस्ट करना है, हेल्प करनी है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी ये क्यूसी सेल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन कॉलेजेस के लिए ये ज़रा डिफरेंट है ये थोड़ा-सा, क्योंकि हम लोग उस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती है। तो जब हमें ये लिखने की इसमें सबसे पहली बात ये है कि जो प्रोग्राम टीम मेंबर्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनके पास कंप्यूटर की कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, उनको कंप्यूटर के अंदर महारत होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा उनको स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इसकी महारत होनी चाहिए। आपने एवरेजेस निकालनी है, आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके अंदर पावर पॉइंट्स की सलाहियत होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एमएस वर्ड में काम करना आना चाहिए, बार ग्राफ है, पाई चार्ट्स हैं, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए और आपको आपको एक चेंज एजेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये जज्बा नहीं है, आप ये कंट्रीब्यूट करने का आपके अंदर जज्बा नहीं है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं होगी कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस मिट्टी में बैठे हुए हैं, जिस धरती पे बैठे हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसका हमारे ऊपर कुछ हक है, उसका हमने हक अदा करना है। मरने से पहले हमने कंट्रीब्यूट करना है और कुछ ना कुछ हमने अल्लाह की नेमतें जो हम खा रहे हैं, इसका हमने पे बैक करना है। जब तक ये जज्बा आपके पास नहीं होगा, चाहे आप जितना भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, चाहे आप जितना भी भले से आप आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, आप आपके अंदर बड़े-बड़े आपके चीज़ें हैं आपके अंदर, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आप चेंज एजेंट नहीं बन रहे हैं, तो आपकी इस जितनी इल्मियत है, जितनी आपकी एरुडिशन है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये देखा है अपने तजुर्बा से कि जैसे कि मैंने कुछ अर्सा तकरीबन 19-20 साल एयरफोर्स में काम किया है। मैंने एरोनॉटिकल एसोसिएट इंजीनियर रहा हूँ पहले। फिर मैंने जो हमारा फ्लाइंग कंपोनेंट है, यानी मैं C-130 बोइंग के साथ पैसेंजर हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग, एरियल डिलीवरी मिशन, पैराट्रूपिंग, पैराड्रॉप, सियाचिन में हम पैराड्रॉप करते रहे हैं, पैराट्रूपिंग करते रहे हैं। एक बहुत ही एक जान जोखों का काम था हमारा, उसमें मैं रहा हूँ। फिर मैंने पेट्रोलियम क्वालिटी इंस्पेक्टर रहा हूँ और फिर मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने प्राइवेट एमए इंग्लिश किया है और अब मैं एमफिल पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैंने अपने एक ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, जब तक आप पॉजिटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे,
आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे, आपकी लर्निंग में बरकत ख़त्म हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग में बरकत हो, आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो फिर ज़रूरी है कि आप सीखें, कैलिब्रेट करें अपने नॉलेज को और आपकी ज़ात से किसी न किसी को फ़ायदा हो, या अदारे को फ़ायदा हो, या बच्चों को फ़ायदा हो, सूबे को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो। यानी ये ना हो कि आप अपना इल्म लिए हुए एक पंसार की तरह दुनिया से चले जाएँ, सारे फ़ॉर्मूले आपके साथ कब्र में चले जाएँ। आप इसको शेयर करें, कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें, खुद भी सीखें, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ अता फ़रमाएँ। अब वीडियो का टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको लिखना है बहुत ज़्यादा, इंग्लिश की भी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए आपके पास, कंप्यूटर की कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज़ की कॉम्पिटेंस भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आएँगी, तो आप फिर लिख सकेंगे। अब मैं आपको जल्दी से न्यूज़ शेयर करता हूँ और आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो इंग्लिश डिपार्टमेंट की है, और जैसे ही ये मूवी का टाइम करीब आएगा, क्योंकि 40 मिनट्स का मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, तो उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा आपसे बात करूँगा कि एक-एक जो कंपोनेंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, हम इसको कैसे लिखते हैं। अब मैं दोबारा आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट की रिपोर्ट दिखाता हूँ, ठीक है जी? ये है इंग्लिश डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। तो अब हम इसमें जल्दी से आपको मैं एक-एक चीज़ पे लेके जाता हूँ। ये आपका टाइटल पेज है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये आपको बना लें, फॉरवर्ड है, ये इसमें शुक्रिया अदा किया गया है एचओडी की तरफ से सबका। और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। और अब हम आते हैं, पहला जो हमारा क्राइटेरियन है, इसके ऊपर बढ़ते हैं। ये लेआउट है इस रिपोर्ट की। और ये सेक्शन 1 है, क्राइटेरियन 1 है, प्रोग्राम मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम। ये कहाँ से मिलेंगे आपको? ये जो आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ होती है, जो आपको यूनिवर्सिटी भेजती है, जो कि अच्छा खासा एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके शुरू में होना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं है, तो फिर आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है कि जो प्रोग्राम आपका बीएस प्रोग्राम है, उसका कोई मिशन नहीं लिखा हुआ, उसके कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, और स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो मेंशन नहीं है, ठीक है? तो आम तौर पे ये होते हैं, ना हो तो फिर आप मेंशन कर दें या खुद लिख लें, ठीक है? अब जैसा कि एचईसी की रिक्वायरमेंट क्या है? एचईसी कहती है कि प्रोग्राम मस्ट हैव डॉक्यूमेंटेड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स दैट सपोर्ट फैकल्टी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन मिशन स्टेटमेंट। आगे इन्होंने डिटेल में बताया कि डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूशन, कॉलेज एंड प्रोग्राम मिशन स्टेट एटसेट्रा, और ये सारी चीज़ें आपके सामने है। लेकिन मैं आप जल्दी से बताता हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के बारे में, जो वेलिया कॉलेज में है। प्रोग्राम मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम। प्रोग्राम मिशन, ये मैंने शार्ट सा लिखा है पीटीएम की मदद से। हम दोबारा जब रिपोर्ट लिखेंगे उसको बेहतर करेंगे, हमारा भी फर्स्ट टाइम है। इसमें लिखा है बीएस इंग्लिश 4 year program is comprehensive degree program to prepare students, researchers and teacher trainers to work independently and in leadership positions with the learning and teaching of English as second language, the analysis of language and the design of language related research। इसमें थोड़ा सा भी जो मुझे जोड़ नज़र आ रहा है वो ये है कि लिटरेचर का थोड़ा सा इसमें हम नहीं डाल सके हैं, वो भी डालना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम स्टूडेंट विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ एडवांस लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स, थियोरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल प्रोसीजर्स यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, टू कंडक्ट ओरिजिनल रिसर्च इन देयर सिलेक्टेड एरिया, to apply their specialist knowledge of linguistics and literature for improving their practice etc। अब आउटकम्स, यानी जब ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोग्राम के, तो बच्चे या बच्चियां जब मार्केट में जाके रोल प्ले करेंगे, सोसाइटी में रोल प्ले करेंगे, तो उनके आउटकम्स क्या होंगे? आप क्या समझते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या टास्क वो परफॉर्म करेंगे? तो इसमें लिखा है आफ्टर ग्रेजुएशन स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई देयर नॉलेज इन दीज एरियाज। मिसाल के तौर पर एबिलिटी टू अप्लाई एडवांस नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ ट्रांसलेशन, फिल्म, लेक्सिकोग्राफी, ये वाला लिंग्विस्टिक्स का शोबा है। लिटरेचर में भी है कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, फिल्म है, मर्जिंग फील्ड है हमारा, ये लेक्सिकोग्राफी, डिक्शनरी मेकिंग है, इसे टेस्टिंग एंड असेसमेंट है। क्या इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे जो हैं टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं, उनकी एवेल्यूएट कर सकते हैं, करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एडटेक हमारा एक प्रोग्राम है कॉल कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, क्या इसमें वो आ सकते हैं? कॉर्पस जनरेशन कर सकते हैं, ये सारी क्या? तो हमने लिखा है कि दे विल बी एबल टू, ये वो कर लेंगे। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, collect and analyze data, calculate results and present finding in a scientific research report। हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे इंग्लिश के जब कॉलेज से निकलेंगे 4 साल पढ़ के, वो रिसर्च कर सकेंगे और वो इसके काबिल होंगे, वो रिसर्च कर सकेंगे। एबिलिटी टू एनालाइज issues related to applied linguistics and second language acquisition and teaching, and respond effectively using linguistic concepts and terminology with understanding।
एनी हाउ ये हमने लिख दिया। अब लिखा स्टैंडर्ड 1-1 है कि आपके जो प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव्स और मिशन स्टेटमेंट है, क्या ये एचईसी के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ अलाइन है या नहीं है। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि ये अलाइन है, ठीक है, जिस तरह एचईसी कहती है उसी तरह का बना हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको आपने मेजर किया है। तो जैसा कि हमने लिखा है, मिलकर लिखा है हमने कि अभी तक हमने मेजर नहीं किया है क्योंकि एम्प्लॉयर सर्वे नहीं किया हमने। तुम्हारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 8वें सेमेस्टर, पहला बैच जो है 8वें सेमेस्टर में है। अलमनाई सर्वे नहीं हुआ, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे नहीं हुआ, फैकल्टी सेटिस्फेक्शन सर्वे नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तक मेजर्ड नहीं हुई, नॉट मेजर्ड येट एज देयर आर नो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि मेजर्ड हो चुके हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। मसलन आप जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, आपके जो बच्चों के क्विजेज होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसमें हो सकता है। और समेटिव असेसमेंट होती है हर सेमेस्टर के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि जब आपके बच्चे ग्रेजुएट हो जाएं तो उस सूरत में आप यहाँ इसको फिल करें। स्टैंडर्ड नंबर 1-2 क्राइटेरियन 1 स्टैंडर्ड 2 में लिखा हुआ है कि आपका प्रोग्राम जो है उसके अंदर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स जो है उनके बारे में आपका लिखें आउटकम सपोर्ट वगैरह। तो उसका भी हमने लिख दिया है, ये लिखा हुआ है कि कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव जो है कौन से आउटकम्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि 1-2 सर्वे ऑफ ग्रेजुएटिंग सीनियर्स अलमनाई एंड एम्प्लॉयर्स, ये आपने लिखा किया है या नहीं किया है। तो हमने लिखा है अभी तक नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्राम असेसमेंट, आपका जो प्रोग्राम है क्या उसकी पहले असेसमेंट हो चुकी है, असेसमेंट टीम कोई आई है। तो चूंकि इंग्लिश डिपार्टमेंट पहली दफ़ा कर रहा है तो इससे पहले हमने नहीं किया, तो इसका मैंने ये लिखा है। देखें आप जो हमारे टीचर सुन रहे हैं जिनके लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स है HEC की रिक्वायरमेंट दे रहा है। यहाँ आपने अपना बताना है कि आपने क्या किया है, ठीक है। स्टैंडर्ड 1-3 ये लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड 1-3 रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्राम असेसमेंट। मैंने लिखा है, हमने लिखा है कि द प्रोग्राम इज बीइंग असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, नो प्रायर असेसमेंट एग्जिस्ट। अब जिनका पहली दफ़ा हो चुका होगा वो साफ है, यहाँ 2-3 पैराग्राफ लिखेंगे, पहली असेसमेंट में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह चलते जा रहे हैं हम क्राइटेरियन की तरफ। एक इसमें 1.4 था, स्टैंडर्ड 1-4 में है कि द डिपार्टमेंट मस्ट एसेस इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस पीरियडिकली यूजिंग क्वांटिफाइबल मेजर्स। इसमें कम से कम 6 चीज़ें उन्होंने मांगी हुई हैं, तो इनको एक एक करके मैंने डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है। जैसे एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने ये एनरोलमेंट दी है, ये देखें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 सेमेस्टर। या हमने फाल 2017 में बैच 1 आया, 35 स्टूडेंट्स थे, उनका ये एवरेज CGPA लिखा हुआ है, GPA लिखा हुआ है, और फैकल्टी रेशो है 4 रेगुलर टीचर थे, और रेशो हमारी जो है 9 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर था। तो ये सारा हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है एम्प्लॉयर सेटिस्फेक्शन विद ग्रेजुएट परफॉर्मेंस। तो हमारा अभी कोई बच्चे मार्केट में या सोशल सेक्टर में, सारी प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में गए ही नहीं है तो हम इनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दे सकते। हमने मेंशन कर दिया कि सो फार द डिपार्टमेंट हैज नो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स एटसेट्रा। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोर्स एवेल्यूएशन, स्टूडेंट्स ने जो कोर्स एवेल्यूएशन किया फार 2019 में हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमारा जो नंबर ऑफ कोर्सेज जो थे 18 थे। एवरेज स्टूडेंट कोर्स एवेल्यूएशन जो आई है 80% आई है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द सेमेस्टर 18 थे, ठीक है। 18 कोर्सेज 18 टीचर्स, और टीचर्स गेटिंग 90% आर मोर, वो 4 टीचर थे जिनको ये स्कोर दिया गया। और परसेंटेज ऑफ टीचर्स गेटिंग एक्सेलेंस दैट इज मोर देन 90%, 22% टीचर जो थे उनको 90% से ज़्यादा बच्चों ने उनकी परफॉर्मेंस को ग्रेड किया। स्प्रिंग 2020 में हमारे जो नंबर ऑफ कोर्सेज थे 20 थे, ठीक है। और जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो 82% है हर टीचर की। टोटल टीचर 20 थे, और जो टीचर जिनको 90 प्लस से ज़्यादा दिया गया वो 40% टीचर थे। तो इस तरह ये फैकल्टी रिसर्च एक्टिविटीज़ का हमने लिखा है कि हमारे पास जो 4 रेगुलर टीचर हैं उनके बारे में डिटेल है, ठीक है। पिछले 3 सालों में उन्होंने कोई रिसर्च की है, कोई पब्लिकेशन की है, उसके बारे में डेटा दिया हुआ है। इसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज, कोई वर्कशॉप, कोर्सेज, सेमिनार्स आपके डिपार्टमेंट में हुआ है नहीं, उसकी डिटेल लिखी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जिक्र है। अब उसके बाद क्राइटेरियन 2 आ गया, ठीक है जी। उम्मीद है आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कैसे आपने सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखनी है। करिकुलम डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है 7 स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। तो 2-1, 2-2 एक्सेट्रा 7 स्टैंडर्ड के बारे में आपने डेटा देना है, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से कवर करता हूँ। इसमें जितना आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ होती है वो आप डालते हैं। देखो टाइटल ऑफ डिग्री प्रोग्राम बैचलर इन इंग्लिश, ड्यूरेशन है 4 इयर्स। क्रेडिट आवर डेफिनेशन हमने दी हुई है कि एक क्रेडिट आवर क्या होता है कि आपने पढ़ाना है आपको क्लास में 1 घंटा,
और हफ्ते में 3 दिन पढ़ाएंगे, 3 घंटे पढ़ाएंगे, तो वो हमारा 1 क्रेडिट आवर हो जाएगा। और ये आपने थ्रू आउट 16 पढ़ा, इन टोटल 48 लेक्चर आप देंगे तो वो 3 क्रेडिट आवर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 16 क्लासें अगर आप लेते हैं, 16 लेक्चर देते हैं, वो आपका 1 क्रेडिट आवर है। और आप अगर 48 लेक्चर देते हैं तो वो आपके 3 क्रेडिट आवर है। तो डिग्री प्लान आपका दिया हुआ है ये सारा, और जनवरी टू और हमारे टोटल 130 क्रेडिट आवर है, और ये आगे डिटेल है, आपको ये यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी, ठीक है। ये समरी है। ईयर 1 सेमेस्टर 1 में 17 क्रेडिट आवर आपने पढ़ाने हैं। ये कोर्सेज हैं आपके, कंपलसरी है, जनरल कोर्सेज हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक हैं, मेजर कोर्सेज हैं, इलेक्टिव कोर्सेज हैं। ये आपके जो स्कीम ऑफ स्टडीज है वहाँ से उठा के आप इस डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। मैं जल्दी से स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ये काफ़ी सारा देखें आप, चल रहा है हर सेमेस्टर के हिसाब से, हर सब्जेक्ट का आपने डिटेल बतानी है, रिकमेंडेड बुक्स हैं, ठीक है। और ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि जल्दी से ख़त्म करें इसको और आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्राइटेरियन पे जाते हैं। यहाँ से ये हमारा नेक्स्ट क्राइटेरियन स्टार्ट होगा अभी, लेबोरेटरीज। और ये आपके, ये देखें, अब आपको ये जनरल कोर्सेज हमारे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स इंग्लिश डिपार्टमेंट में हम पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्राइटेरियन ये स्टार्ट हो गया है, बल्कि अभी वही क्राइटेरियन चल रहा है। इसी क्राइटेरियन में एक हमारा क्राइटेरियन 2 चल रहा है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड 2-1 है, द करिकुलम मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड सपोर्ट द प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हमने ये इसके बारे में डिटेल दे दी है, कोर्सेज हैं, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हमने ये लिखा हुआ है जैसे कौन सा कोर्स किस प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव को कर रहा है। मिसाल के तौर पर इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर है, या ये आखिरी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, तो ये हमारा जो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव 2nd और 3rd है जो आपने स्टार्ट में दिया है, उसको ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह ईयर 2 में लिखें, हमारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ईयर 3 है हमारा, ईयर 2 में सेमेस्टर 3 में ये कोर्सेज हम पढ़ाते हैं, और कौन कौन से प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव को ये मीट करते हैं मैंने टिक कर दिया। हमारी जो प्रोग्राम टीम मेंबर्स थे, क्योंकि मैं भी इंग्लिश डिपार्टमेंट से, हम तीनों ने मिलकर ये काम किया है, तो ये हमने टिक कर दिया, ठीक है। ये हमारा पूरा इस तरह डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं हम ये प्रोग्राम्स कोर मटेरियल स्टैंडर्ड 2-2, तो उसमें जो ऐसे कोर्सेज जो हमारे थ्योरी को कवर करते हैं, वो हमने ये लिख दिए हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ड्रामा 1 है, नावल 1 है। जो हमारे प्रॉब्लम एनालिसिस को डील करते हैं, वो यानी बच्चों के अंदर प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो ये कोर्सेज हैं। रिसर्च मेथड्स हैं एट्सेट्रा। टेल है टेक्नोलॉजी एनहांस लैंग्वेज लर्निंग एट्सेट्रा। इसके अलावा जो हमारे सॉल्यूशन डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं, वो ये चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिक्स है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स है एट्सेट्रा। इस तरह स्टैंडर्ड क्राइटेरियन 2 में जो स्टैंडर्ड्स हैं, 3 स्टैंडर्ड्स हैं, 2-3, 2-4, 2-5। इन ये एचईसी का मैंने बॉक्स बनाया है। इसके नीचे हमने एक एक करके हमने बता दिया है कि एचईसी का जो करिकुलम है उसकी कोर रिक्वायरमेंट भी हम पूरी कर रहे हैं, मेजर रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हैं, और जनरल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हैं। जो चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत नहीं भी थी वो हमने मेंशन कर दी हैं, ये डिटेल में दे दिया हमने, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने खुद ही जो है उसको चेंज किया है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है सारा डिटेल में। और एचईसी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कंपलसरी कोर्सेज इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं 25 क्रेडिट आवर, तो एचईसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है जी, फुलफिल हो रही है, यहाँ लिखती है फुलफिल है। अच्छा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज कितने हैं? टोटल 130 क्रेडिट आवर को हमने यहाँ बाइफिकेट करके बता दिया है, ठीक है जी। इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, आईसीटी आपके डिपार्टमेंट में कितनी है? तो हमारे डिपार्टमेंट में चूंकि इसकी अभी कमी है चीज़ों की, वो हमने मेंशन कर दिया। हम सिर्फ एक कंप्यूटर कोर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, और वो अभी इतना सफिशिएंट नहीं है, तो एक आध और होना चाहिए इसके अंदर, वो हमने मेंशन कर दिया है। एक और क्राइटेरियन है 2 जो है, उसी का एक स्टैंडर्ड है 7, कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बच्चियां हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लर्नर्स हैं, क्या वो ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं? तो उसके बारे में डिटेल दी गई है, ठीक है। इस तरह ओरल कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल है ये सारी। अब ये क्राइटेरियन 3 है, लेबोरेटरीज एंड कंप्यूटिंग फैसिलिटी, 3 स्टैंडर्ड है इसके अंदर। तो इसका अभी तक हमने इसके बारे में, चूंकि इंग्लिश डिपार्टमेंट है, इसमें इतने लेबोरेटरीज की जरूरत नहीं होती है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी जरूरत होती है, वो हमने मेंशन कर दी है, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे और क्या नहीं है, ठीक है। एक टेबल बनाना है आपने। और इसके अलावा लेबोरेटरी मैनुअल्स, क्योंकि हमारा लेबोरेटरी के साथ अलग नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले इसके अंदर लिखेंगे, तो ये शार्ट ही है, ठीक है। उसके बाद ये क्राइटेरियन आ गया आपके सामने, सेक्शन 4 स्टूडेंट सपोर्ट एंड एडवाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्टूडेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोर्सेज आप पढ़ा रहे हैं उनको, तो उसके बारे में स्ट्रेटजी बताएं, कोर्स आप कब कब ऑफर करते हैं, ठीक है। और साफ ज़ाहिर है हमारे कॉलेजेस में कोर्स जो होता है वो आप जो है ना एक ही दाखिला देते हैं उनको, और उसका हमारा शेड्यूल बना होता है, ठीक है।
और इसी तरह ये डिटेल लिखी, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्सेज इन द मेजर एरिया, ये सारा लिखा हुआ है आपके सामने। मैं इसको ये जल्दी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। और उसके बाद आ जाता है आपका प्रोसेस कंट्रोल। इसमें 5 क्राइटेरिया सॉरी 5 स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बताना है आपने प्रोग्राम के अंदर आप बच्चों को एडमिशन कैसे करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो हमारे जितने कॉलेजेस हैं उनका सेम है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं जो मैंने भी लिखी है, हमारे जो प्रोग्राम मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर लिखी है कि किस तरह आप दाखिला देते हैं। अगस्त में आपका दाखिला होता है, 40 बच्चे आप लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो जाके 20 रह जाते हैं। और एफएससी का क्राइटेरिया होता है वो आपने मेंशन करना है, आप कैसे उनको सिलेक्ट करते हैं ये डिटेल लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया वो आप मेंशन कर चुके हैं ऊपर। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन इन द प्रोग्राम वो हर सेमेस्टर में हम करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक प्रोग्रेस वो लिखा हुआ है, सेशनल डिटेल आपकी मिड टर्म एग्जाम है, इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो आप बयान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद ये है आपका रिटेंशन ऑफ एक्सीलेंस। उसके बाद आ जाएं, 1 मिनट आपको होल्ड कीजिए, मैं कॉल ले लूँ फिर मैं बात करता हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बस सर मैं पहुंच गया सर, मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अभी खत्म होने वाली है, मैं पहुंच रहा हूँ सर, ठीक है सर। मैं अभी पहुंच गया सर, 2 मिनट में मैं निकल रहा हूँ सर, बस मेरी वीडियो भी पास की हुई है, ठीक है सर। 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये हमने लिखा है, ये क्या चीज़ है मैं आपको जल्दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स एंड टीचर एवेल्यूएशन। तो ये हमने जो कोर्स एवेल्यूएशन कराया है फॉल 2019 में, ये हमारे रेगुलर टीचर भी हैं और जो जितने टीचर्स हैं उनकी एवेल्यूशन है, ये टीचर एवेल्यूशन लिखी हुई है, ये कोर्स एवेल्यूशन लिखी हुई है, ठीक है। और फिर ये आपका सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 5 है, ठीक है जी। इसी तरह आप स्प्रिंग 2020 में जो हमने टीचर एवेल्यूशन की है, ये रिजल्ट लिखे हुए हैं और ये कोर्स एवेल्यूशन के रिजल्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये डेटा आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रेजुएट्स, ये आप खुद कर लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हुए इसे ख़त्म करते हैं। फैकल्टी, फैकल्टी के बारे में 3 स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये मेंशन है एचईसी की तरफ से, रिक्वायरमेंट्स मैंने दे दी हैं। और ये देखें स्पेसिफिक प्रोग्राम एरिया सूटेबिलिटी, कि जैसे हमारे एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है, कितने कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं, कितने फैकल्टी मेंबर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। एलाइड सब्जेक्ट्स में फाउंडेशन इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाने वाले 21 कोर्सेज हमारे 8 सेमेस्टर्स में हम ऑफर करते हैं। तो हमारे जो 4 फैकल्टी मेंबर हैं इनमें से 2 जो हैं वो फुली केपेबल हैं इसके पढ़ाने में, एक पीएचडी फैकल्टी भी है, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स में मैं खुद लिंग्विस्टिक्स को डील करता हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ लिंग्विस्टिक्स में। लेकिन जो हमारे दूसरे टीचर हैं इमरान साहब, वो भी लिंग्विस्टिक्स पढ़ा सकते हैं। तो ये डिटेल आपने यहाँ देनी है, ठीक है जी। उसके बाद फैकल्टी की जो होती हैं सीवीज होती हैं वो आप मेंशन करें यहाँ पे, या ना मेंशन करें, इसको आप अपेंडिक्स में दे दें, ठीक है। और ये देखें सारा लिखा हुआ आ रहा है, फैकल्टी बीइंग करंट इन द डिसिप्लिन। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी आपके डिपार्टमेंट में हैं, ये सारा आपने लिखना है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, सेक्शन 7 इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़। ये आप बता सकते हैं आपके डिपार्टमेंट को कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, ई लर्निंग है या नहीं है, ये लिखा हुआ आ रहा है ई लर्निंग। तो आप जैसे मैंने लिखा है एडिक्वेसी ऑफ द फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ आर नॉट एडिक्वेट, दे नीड टू बी अपडेटेड। तो साफ ज़रा नेक्स्ट इसको हम डिटेल में बताएंगे, जब टीम आएगी वो बताएगी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है हमारे पास, ठीक है। क्लासरूम हमने बताया नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्लासरूम हमारे 5 हमें रिक्वायर्ड है, अवेलेबल 2 हैं, तो हमारे पास 3 की डेफिशिएंसी है, ये हम बड़ी मुश्किल से हम मैनेज कर रहे हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट को। सेमिनार हॉल नहीं है हमारे पास, फीमेल स्टूडेंट्स क्लॉक रूम नहीं है, फीमेल टीचिंग स्टाफ रूम नहीं है, एचओडी ऑफिस अभी नहीं है हमारा, प्रिंटर्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं। अभी हम जो है मिलकर सारे डिपार्टमेंट जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हर डिपार्टमेंट को ये चीज़ नहीं मिली हुई है, तो हम इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपने सेल्फ असेसमेंट इस तरह करनी है कि अगर आपका अकेला डिपार्टमेंट हो तो आपके पास ये चीज़ें हैं या नहीं है, ये आपने यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन सपोर्ट के बारे में एक आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम आएंगे आखिर में, ख़त्म करते हैं इसको। ये जो है अभी आपके अपेंडिसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला अपेंडिक्स जो है आप जल्दी से देखें, ये लगे हुए हैं। तो असेसमेंट की हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखें। इसके अलावा ये चेकलिस्ट है जो कि जो टीम आई थी हमारे कॉलेज में 20 मार्च को, उन्होंने ये चीज़ें मसलन प्रोग्राम मिशन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स उन्होंने टिक किया है कि ये है। एज अ डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम विजन उन्होंने लिखा है कि हमारे पास है, ये जो चीज़ें हैं उन्होंने टिक कर दी हैं। जो नहीं होगी डेफिनेटली उसको वो टिक नहीं करेंगे या उसकी रेटिंग कम करेंगे, ठीक है।
ठीक है, अबाउट 70% जैसे लिखा हुआ है, 2 सेमेस्टर्स है, गुड गुड दिया है इन्होंने। ये देखें, ये लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल भी लिखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, उसके अलावा ये जितने वो आपको पहले मैंने क्राइटेरिया बताए हैं, असेसमेंट टीम जब कॉलेज आई है उन्होंने आगे सब कुछ चेक किया है, ठीक है जी। और ये उन्होंने फिर नंबरिंग यहाँ पे करेंगे। ये उनकी रिपोर्ट है जो उन्होंने डिस्क्रिप्टिव लिखा है कि डिपार्टमेंट ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है, क्या एरियाज इंप्रूवमेंट करनी है उन्होंने, और ये उनकी स्कोरिंग है, ठीक है। ये उसी तरह फिर इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूँगा, ठीक है जी। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, डज द प्रोग्राम हैव डॉक्यूमेंटेड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने 5 में से हमें 4 नंबर दिए हैं और टोटल हमें 24 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर 30 होने चाहिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 30 में से 24 नंबर दिए हैं, और उसकी वेटेज क्या है 0.04 है, यानी 100 में से 4 मार्क्स हैं हमें। तो ये है सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। होप आज की इस वीडियो में काफ़ी बातें मैंने शेयर की हैं, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम तफसील से बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।